मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, असेंबली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागवारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकेंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम एकता व्यवस्था पर अपना अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने एकता व्यवस्था पर एक ही कंटेंट डाला है, उसी को हम अपने इस वीडियो में आज आगे बढ़ा रहे हैं। एकता व्यवस्था हिंदुस्तान के तुर्की विजेताओं का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय एवं भू राजस्व प्रणाली से संबंधित कदम था। भारत में प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों का शासन दो स्तंभों पर टिककर चल रहा था, जिसमें एक था एकता भू राजस्व या लगान वाली भूमि का आवंटन और दूसरा था खराज यानी कि भू राजस्व या लगान पर आधारित था। एकता के माध्यम से एक और तो सल्तनत को भू राजस्व व्यवस्था प्राप्त हुई थी और दूसरी ओर शासक वर्ग द्वारा किसी प्रदेश विशेष के साथ स्थायी रूप से संयुक्त या जुड़े हुए बिना उन्हें आय का एक साधन प्राप्त हो रहा था। एकता के वास्तविक अर्थ थे कि राज्य द्वारा नकद वेतन अथवा पेंशन, इनाम, वक़्फ़ या भरण पोषण के लिए नकद धनराशि देने के स्थान पर किसी भूखंड या कृषि योग्य भूमि का संबंधित व्यक्ति को लगान हस्तांतरित कर देना। इस प्रकार नगद भुगतान के बदले लगान वाली आवंटित भूमि एकता कहलाती थी और जिसे यह प्रदान किया जाता था वह एकतादार, मुक्ता या मुक्तई या मुक्ताई कहा जाता था। इल्तुतमिश ने जिस एकता व्यवस्था की स्थापना की थी वह लगान यानी कि खराज की वसूली के साथ साथ सैन्य एवं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के लिए भी अभिन्न रूप से संबद्ध था। भू राजस्व या लगान व्यवस्था के संदर्भ में एकता के अर्थ थे कि सुल्तान द्वारा विशेष शर्तों पर व्यक्ति विशेष को भूमि या भूमि का लगान आवंटित करना। एकतादार संपूर्ण साम्राज्य में सुल्तान के निष्ठावान एजेंटों के रूप में कार्य किया करते थे। वे राय या स्थानीय शासक की शक्ति पर अंकुश रखते थे और लगान का नियमित रूप से वसूली किया करते थे, जो राजकीय आय का मुख्य साधन बनता जा रहा था। प्रांतीय आकार की बड़ी बड़ी एकताएं प्रांतीय गवर्नरों को प्रदान की जाती थी, जबकि छोटी छोटी एकताएं व्यक्तिगत सैनिकों को प्रदान की जाती थी, जिनके ऊपर कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं होता था। वे नकद वेतन के बदले आवंटित एकता से लगान की वसूली किया करते थे, जिसका वे स्वयं उपभोग करते थे, जिसके बदले में वे केंद्रीय शासन के आदेशों पर अपने घोड़ों और हथियारों सहित सैन्य सेवा अथवा सैन्य निरीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। इतिहासकार बर्नी का मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने गांव के मुखियाओं और आम किसानों पर समान दर से ही लगान का निर्धारण किया था, क्योंकि सुल्तान का यह विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमज़ोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। लगान को बढ़ाकर उपज का आधार कर देना भी एक कठोर कदम था और इस बढ़ी हुई लगान दर के साथ चरी यानी कि चारागाही कर और धरी यानी कि गृह कर नामक दो अन्य करों को भी जोड़ दिया गया था। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की अलाउद्दीन की व्यवस्था को समाप्त करके दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने फसल की बटाई के आधार पर लगान निर्धारण की पुरानी व्यवस्था को पुनः प्रचलित किया था। यह परिवर्तन कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद था। भूमि की पैमाइश संबंधी व्यवस्था बड़ी उत्पीड़न युक्त और भ्रष्टाचार युक्त थी, क्योंकि भू राजस्व अधिकारियों में ईमानदारी और कार्यकुशलता का अभाव देखा गया था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो किसानों को भूमि की पैमाइश संबंधी आलेखों में दिखाए गए संपूर्ण भूखंडों का लगान अदा करना पड़ता था, चाहे उस पर पूर्णतः आंशिक रूप से फसल ही क्यों न बर्बाद हो गई हो। पर व्यवहारिक रूप से फसल की क्षति के लिए आमतौर पर छूट दी जाती थी। बटाई प्रथा में वास्तविक उत्पादन का ही मूल्यांकन किया जाता था। अलाउद्दीन ने जिन खूतों, मुकद्दमों और चौधरियों को
पदावनत करके आम किसानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था, उन्हें गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में पूर्व प्रतिष्ठा प्रदान की और उन्हें लगान संग्रह का पुनः उत्तरदायित्व सौंप दिया था। उन्हें पुराने विशेषाधिकार पुनः प्राप्त हो गए, अर्थात उनके खेतों व चारागाहों का कर निर्धारण से उनको मुक्त कर दिया गया था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किए थे। इक्ताएं आवंटित करने की व्यवस्था यथावत ही उनके शासनकाल में चलती आ रही थी। भू राजस्व व्यवस्था की दृष्टि से भूमि को शिकों में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक शिक पर शिकदार नामक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। दक्षिण भारत में शिक का आकार उत्तर भारत से कहीं अधिक बड़ा होता था। इतिहासकार बर्नी ने फिरोज तुगलक के प्रारंभिक राजस्व विषयक उपायों का कहीं कहीं उल्लेख किया, जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका था कि फिरोज ने पुरानी प्रचलित करों को समाप्त करके शरीयत द्वारा वही 4 करों को लागू किया था। फिरोज द्वारा प्रचलित परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खराज एवं जजिया को वास्तविक उपज के आधार के रूप में वसूल किया जाने लगा था। दिल्ली में जजिया व्यक्तिगत कर था, जिसे प्रत्येक व्यक्ति से निश्चित धनराशि के रूप में नकद वसूल किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगान की दरों के आधार पर विभिन्न दरों पर जजिया आरोपित किया गया था। द्वितीय अनुमान के आधार पर या कनकूट के आधार पर लगान निर्धारण की पारंपरिक व्यवस्था से किसानों को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। अतः किसानों के प्रति दुर्व्यवहार एवं हिंसा के प्रयोग को भी बंद कर दिया गया था। फिरोज के शासनकाल में लगान की वास्तविक दर क्या थी, यह स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है। कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में फिरोज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य नहरों के निर्माण से था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में फिरोज का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य इक्ताएं प्रदान करना था। ये इक्ताएं सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों दोनों को ही प्रदान की गई थी, पर उनसे लगान वसूल करने वालों के हाथों में स्थानीय प्रशासन तंत्र सौंपकर किसानों पर उनकी पकड़ को मजबूत कर दिया गया था। शक्तिहीन सैयदों के शासनकाल में उनके छोटे से साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय सरदार शक्ति का उपभोग करते रहे। संपूर्ण कृषिजन्य व्यवस्था अराजकता ग्रस्त स्थिति में आ गई थी। लोधियों के शासनकाल में इक्ताओं की संख्या कम हो गई, पर उनका आकार पहले से भी कहीं अधिक विशाल और उनका उपभोग करने वाले व्यक्तियों के लिए ये कहीं अधिक लाभप्रद प्रतीत हो रही थी। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैमाई संबंधी व्यवस्था को पुनः प्रचलित कर दिया था और सिकंदरी गज को भूमि पैमाइश का मानक माप निर्धारित कर दिया था। इब्राहिम लोधी ने भी यह आदेश दिया कि लगान केवल जिन्स या उपज के रूप में ही वसूल किया जाएगा। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि उत्तरोत्तर परिवर्तित रूप में हमको सल्तनत काल के अंतिम सुल्तानों के समय तक देखने को मिली थी। इसी के साथ हमारा आज ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है।